हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th आईसीएससी। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया था आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो कंप्लीट हो गया था। कुछ होमवर्क भी दिया था, डायग्राम बनवाने के लिए दिए थे आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे डिफरेंस वगैरह के। आई होप आप लोगों ने कर लिए हो। ठीक है, ये सब कंप्लीट करते चलें। होमवर्क आप जो है वो चेकिंग वगैरह के लिए मंगवा लिया जाएगा। नहीं भी अगर मंगवा जाता तो वो टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है। ठीक है, तो होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ठीक है क्लास, तो आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। टिश्यूज़ ले रहे हैं आज, ओके, क्योंकि कुछ बच्चों का हो गया एक कंप्लीट, तो आज इस वजह से टिश्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं। जो डाउट्स आप लोगों के निकल रहे हैं वो डाउट सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, जब भी लगेगा बता दिया जाएगा। चलो, तो टिश्यूज़ में, टिश्यू समझने से पहले आप लोग जानते हो कि हम लोगों की जो बॉडी है, लिविंग बॉडी, भाई हमारी जो धरती है, हमारा जो ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, धरती है, तो ये जो धरती है इसमें लिविंग्स रहते हैं ना, ऐसा है या नहीं? फाइन, रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिविंग्स हैं आप लोग जानते हो, आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, मतलब जिनमें एक सेल है, और मल्टी सेलुलर क्रिएचर्स भी मिलेंगे जिनमें बहुत सारी सेल्स हैं। ओके, एक सेल भी है और बहुत सारी सेल्स भी हैं। तो एक सेल अगर किसी की बॉडी में प्रेजेंट है, एक ही सेल मल्टी टैलेंटेड है, ये सब हम पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, कि बहुत एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करना जानती है, तो उसको आपने क्या बोल दिया? यूनिसेलुलर सेल, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जहाँ बहुत सारी सेल्स हैं उन्हें आपने बोल दिया मल्टी सेलुलर। इतनी बात समझ में आई? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लानट पे यूनिसेलुलर हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है मल्टी सेलुलरिटी में, तभी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं होता तो क्यों मल्टी सेलुलर होते, फिर तो यूनिसेलुलर ही होते। ठीक है, तो फ़ायदा तो है कहीं ना कहीं, इस वजह से मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं प्लानट पर? मल्टी सेलुलर हैं। क्यों, क्या फ़ायदा है? आप खुद सोचो कि एक ही पर्सन को सारे काम करने पड़ जाए तो उसके लिए तो बड़ी हैवॉक वाली सिचुएशन हो जाएगी। और वहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि चलो आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, आप ये वाला काम कर लो। तो जब कार्य का बंटवारा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो वो इजी है या एक ही पर्सन सारे काम मुझसे करवा लो वो ज़्यादा इजी है? ऑब्वियसली जब आप कार्य को बांट देते हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो इजी है। ठीक है, इसीलिए तो फ़ायदा तो एक तो यही बहुत बड़ा हो गया। दूसरा कि जब एक पर्सन सारे काम करता है तो उतना बढ़िया क्वालिटी जनरेट नहीं होती है ना। वहीं अगर एक पर्सन स्पेशलाइज्ड है कि मैं बस यही करूँगा, ठीक है, जो मेरा काम है, दूसरा अपना काम करे, तो उससे क्या होगा? एक क्वालिटी, एक बढ़िया चीज़ जनरेट होएगी, है कि नहीं? तो फ़ायदा तो है मल्टी सेलुलरिटी में, इसलिए मैक्सिमम क्रिएचर्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर। ओके, तो ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है टिश्यूज़, वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। देखो कैसे कनेक्टेड है। देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, कोई भी क्रिएचर हो, उसकी बॉडी में बेसिक यूनिट क्या है? क्या है? अब तो बताइए होगा, पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर। सेल। बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ओके, तो अब ये जो सेल है, यही सेल का जो ग्रुप है, मतलब कि जैसे मान लीजिए सिमिलर सेल्स अगर मैं बोलूँ, वो सेल्स जो आपस में सिमिलर है या एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो सेल्स जब ग्रुप बना लेती है तो उस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। ठीक है, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल ने, ये सेल ग्रुप का पार्ट बन गई। ठीक है, ये मैंने कई सारी सेल्स दिखा दी। ओके, ये सारी की सारी सेल्स का एक ही फंक्शन है। मान लो ये डाइजेशन में रोल प्ले करती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये डाइजेशन में रोल प्ले कर रही है, या रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रही है, या एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रही है। तो जो सेल्स जिनका एक ही फंक्शन हो, इन सबका एक ही फंक्शन है क्या? डाइजेशन। ऐसा है ना। तो वो सेल्स जो वो ग्रुप ऑफ सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करे और सिमिलर हो, ये सारी की सारी सेल्स आपस में सिमिलर हैं, एक दूसरे जैसी कुछ दिखाई दे रही हैं और एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो उस ग्रुप को ही आप क्या बोल देते हैं? टिश्यू।
ओके तो टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन या परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, उसको ही आपने क्या बोल दिया, टिश्यूज बोल दिया। ओके तो इस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, टिश्यू। इसे टिश्यू मत बोलना, ये तो सेल है, ठीक है। तो टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है ना। सेल्स का भाई सेल्स ग्रुप बनाएंगी। और भाई आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट हो गया सेल, वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और वही कई सारे स्टूडेंट्स मिलकर के एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करें, एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक पर्सन कितने काम कर लेगा। लेकिन वहीं अगर उसने काम को बांट दिया कि चलो तुम चार्ट बना लो, तुम आउटलाइन कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो वही काम ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट होगा, है कि नहीं, और वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो एक सेल जो है उससे वो जब ग्रुप बना लेती है, और ग्रुप बना करके सभी सेल्स या जितने भी ग्रुप में सेल्स आ रही हैं उनका एक ही फंक्शन होता है, तो उस पूरे ग्रुप को आप क्या बोल देते हैं, टिश्यू। ओके तो अब मुझे बताओ कि यूनिसेलुलर में टिश्यू मिलेंगे या मल्टी सेलुलर में टिश्यू मिलेंगे, मतलब कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, हाँ मल्टी सेलुलर में। क्यों, क्योंकि यहाँ तो पहले से एक सेल है, तो एक सेल है तो वो एक ही रहेगी। बैक्टीरिया है तो ऐसा तो है नहीं अपने साथ और 4 5 10 15 सेल्स लगा लेगा। तो यूनिसेलुलर जो है वो उसमें टिश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको मल्टी सेलुलर में देखने को मिलेंगे। फाइन, तो हमारी बॉडी में क्या कौन सी कंडीशन मिलेगी, टिश्यू वाली कंडीशन मिलेगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें टिश्यूज मिलते हैं इसलिए। और टिश्यूज आपको बता ही दिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप है जो एक फंक्शन परफॉर्म करे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, सबका एक ही एजेंडा है, डाइजेशन, ठीक है। तो फंक्शन शुड बी सिमिलर, माइंड द वर्ड, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। क्लियर, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताई टिश्यूज़ के बारे में। अब मान लो यही ग्रुप है, इसमें से कुछ सेल्स कुछ और काम करें, कुछ सेल्स कुछ और काम करें, तो फंक्शन अगर डिफरेंट हो रहा है काफ़ी हद तक, तो फिर वो एक ग्रुप का पार्ट नहीं, फिर तो वो दूसरे ग्रुप का पार्ट, ये दूसरे ग्रुप का पार्ट। तो उस कंडीशन में आप उसे दो डिफरेंट टिश्यूज़ बोलोगे। फंक्शन शुड बी सिमिलर, इसलिए मैंने बोला। ओके चलो, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टिश्यूज़ क्या है। अब बात करते हैं दोबारा से हमारे ग्लोब की, तो हमारी धरती की। तो इस धरती पर आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, मिलेंगे ना, ऐसा है या नहीं, प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे और आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। ये कुछ लिख देते हैं, बनने में टाइम लगेगा। एनिमल्स, तो एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये सबकी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट है, क्योंकि सेल्स हैं, तो सेल्स हैं तो वो ग्रुप भी बनाएंगी और अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी कि तुम कुछ कम करो, तुम कुछ काम करो, तो उस चक्कर में टिश्यूज़ भी बनेंगे, ठीक है। तो टिश्यूज़ भी इनकी बॉडी में मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, एक कॉमन, अब तक आप लोग जितनी भी बायो पढ़ते हुए आए हैं क्लास 8th तक, क्योंकि ICSE स्टूडेंट्स विल बेटर आंसर, क्योंकि ये सब चीज़ें उन लोगों ने पढ़ी हैं डिटेल में। CBSE में तो नहीं है, बट ICSE के सिलेबस में हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि प्लांट टिश्यूज़, मतलब प्लांट बॉडी में और एनिमल बॉडी में डेड टिश्यूज़, डेड टिश्यूज़ ये डेड सेल से ही बनते हैं। डेड टिश्यू मतलब जो डेड सेल से बने। और डेड सेल क्या होती है, बताया हुआ है ये, विच इज़ डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो डेड सेल है। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि डेड टिश्यूज़ जो हैं वो कौन से क्रिएचर में प्रेजेंट होंगे, वो प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कौन सी बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे डेड टिश्यूज़। अच्छा, डेड टिश्यू काम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, सपोर्ट देने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्ट्रेंथ देना, बात समझ में आई। और इसकी ज़रूरत किसको ज़्यादा है, जो चल सकता है या जो नहीं चल सकता, हाँ जो फिक्स्ड है, यानी कि प्लांट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड। अब फिक्स्ड होने की वजह से उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, है ना, तो इसीलिए उनकी बॉडी में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत समझना उनकी बॉडी में लिविंग टिश्यू नहीं होते, होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या मिलेंगे, डेड टिश्यू मिलेंगे।
फाइन, क्योंकि उन्हें आप खुद सोचो, उन्हें आंधी भी झेलनी है, तूफान भी झेलना है, उन्हें सनलाइट भी झेलनी है, इतना हाई फाई टेम्परेचर भी झेलना है। हम लोग तो अपने घरों में शेल्टर ले लेते हैं, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है, घर में थोड़ा ना बिठाओगे किसी प्लांट को। हाँ, तो इसलिए ऐसा वहाँ नहीं है। जबकि एनिमल बॉडी मोटाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसीलिए उनके केस में क्या है, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के कहाँ से मोशन कर पाओगे, एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी डेड टिश्यू तो बनाने से रहा, एनर्जी कौन बनाएगा, लिविंग टिश्यू बनाएगा। ठीक है, एनर्जी बनाने का जो काम है वो लिविंग टिश्यू का है, यानी कि वो टिश्यू जो लाइव सेल से मिलके बना है। और लाइव सेल से अगर कोई टिश्यू बनता है तो वो लिविंग कहलाया जाएगा, और लिविंग टिश्यू जो होता है वहीं पर एनर्जी भी बनती है। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी है वो स्टेशनरी होने की वजह से, फिक्स्ड होने की वजह से वहाँ पर डेड टिश्यूज़ मिलेंगे। और जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी के केस में क्या है कि एनिमल्स आर मोटाइल इन नेचर, तो मोशन करने की वजह से उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस में बनती है, लिविंग टिश्यू में। तो वहाँ पर लिविंग टिश्यू ज़्यादा होंगे, डेड टिश्यू भी होते हैं बट लिविंग टिश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं इन एनिमल बॉडी। ओके क्लास, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को ये एक माइनर सा डिफरेंस बताया प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल बॉडी के टिश्यूज़ में। ओके, तो टिश्यूज़ हमने समझा कि टिश्यू क्या है। दो तरीके के टिश्यूज़ मैंने आपको जनरल बता दिए, प्लांट बॉडी में कैसे टिश्यू मिलेंगे, एनिमल बॉडी में कैसे टिश्यू मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ऐसे ही क्यों मिलेंगे, वैसे क्यों नहीं मिलेंगे, तो बता दिया आपको, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और एनिमल्स आर मोटाइल। ठीक है, तो एनर्जी कौन ज़्यादा लेता होगा आपके अकॉर्डिंग, प्लांट ज़्यादा लेते होंगे या एनर्जी, या एनिमल्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते होंगे, एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि मोशन कर रहे हैं तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई है कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं। अब हमें टिश्यूज़ किस में पढ़ने हैं, यूनिसेलर में तो होते ही नहीं, मल्टी सेलर में ही होते हैं। मल्टी सेलर में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो हमें क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर में, और प्लांट टिश्यू पढ़ने होंगे और एनिमल टिश्यू पढ़ने होंगे। ठीक है, यही सब पढ़ना होगा। तो ये सब पढ़ते हैं। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए जितना अभी तक बताया। हाँ जी क्लास, लिखो इसमें। अ ग्रुप ऑफ सेल a group of similar cells। ठीक है, a group of similar cells performing a common या similar function called tissue। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन या सिमिलर फंक्शन कॉल्ड परफॉर्मिंग अ कॉमन या सिमिलर फंक्शन, कॉमा डाल के लिखेंगे कॉल्ड टिश्यू। आगे लिखिए इसमें। यहाँ पे कॉमन फंक्शन को ज़रूर अंडरलाइन करना भाई, ये बहुत ज़रूरी है। फंक्शन तो एक तरीके से इसकी आइडेंटिटी है, फंक्शन अगर अलग हो गया तो फिर टिश्यू भी अलग हो गया। ठीक है, तो इसलिए कॉमन फंक्शन को आप अंडरलाइन ज़रूर करें। आगे लिखेंगे इसमें। तो टिश्यूज़ जो हैं ये दो तरीके के, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में क्या, जनरली ज़्यादातर कैसे होते हैं, डेड टिश्यूज़ आर फाउंड बिकॉज dead tissue
play role in support, sorry, mechanical, in giving मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब वही कितनी मतलब नेगेटिव कंडीशन जनरेट हो जाए, जैसे सनलाइट बहुत हार्श हो जाए, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, तो उसकी जो अंदरूनी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ. तो जनरली डेड टिश्यूज आर फाउंड बिकॉज डेड टिश्यूज प्ले रोल इन गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉमा प्रोटेक्शन, कॉमा सपोर्ट. आप देखो ना, जो ट्री होता है, जैसे ये ट्री है, तो ट्री का ये जो ट्रंक वाला हिस्सा है, थोड़ा डायग्राम, ये तो 2D है, 3D में समझिए. जैसे ट्रंक वाला हिस्सा है, तो आप देखते हैं इसका वुडी पार्ट होता है, लकड़ी जैसा पार्ट. तो वुडी कितना हार्ड पार्ट और हार्श पार्ट होता है, वो है कि नहीं. तो टोटली डेड है वो. डेड है तो अब देखो प्रोटेक्शन भी दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है ना. वहीं लीव्स देखो कितनी सॉफ्ट होती हैं, वो डेड नहीं है, वो लिविंग है. ओके, उन्हें डेड मत मान लेना. तो डेड टिश्यूज, जो चीज़ डेड होगी वो सपोर्ट भी इस वजह से दे पाएगी. ओके, लिविंग चीज़ जो होती है वो थोड़ा उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है. तो डेड टिश्यूज आर फाउंड बिकॉज डेड टिश्यूज प्ले रोल इन गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. वहीं यहाँ पर आप लिखें एनिमल टिश्यूज में जनरली लिविंग टिश्यू, यहाँ पे डेड को अंडरलाइन करो भाई, लिविंग टिश्यूज आर फाउंड. ठीक है, तो क्या इनको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? चाहिए, बट दे आर मोटाइल इन नेचर एज एनिमल्स आर मोटाइल इन नेचर. तो वो मोटाइल होते हैं, मोशन कर सकते हैं, इस वजह से एनिमल्स जो हैं उन्हें उतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए. भाई चल फिर सकते हैं तो अपने आप को बचा ले जाएंगे, है कि नहीं, शेल्टर वेल्टर ढूंढ लेंगे, वहाँ रह लेंगे. बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है. तो लिविंग टिश्यूज आर फाउंड एज एनिमल्स आर मोटाइल इन नेचर. दूसरा, एनर्जी रिक्वायरमेंट is less, या is comparatively less, comparatively less, because largely dead tissues are found. Dead tissues are found. एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर कम होती है. क्यों? मैंने आपको बता दिया. एक तो डेड टिश्यूज़ हैं, तो डेड टिश्यूज़ को तो वैसे भी एनर्जी कम चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो वो इस वजह से. और दूसरा, मोशन नहीं कर सकते. और यहाँ लिख लीजिए बी पॉइंट डाल के, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हाई बिकॉज largely living tissues are present, largely living tissues are present and they are motile in nature. They मतलब animals are motile in nature. ओके, कंप्लीट करिए इसको. ये डिफरेंस है, एक जनरल डिफरेंस आप लोगों को बताया है प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यू में, लिविंग और डेड की सेंस में, एनर्जी रिक्वायरमेंट की सेंस में. एनर्जी रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन कर देना, ऐसे वहाँ लिविंग और डेड को. हाँ जी, डन. चलो, तो अब 1 बाय 1 हमें ये टिश्यूज़ ही पढ़ने हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू.
टिश्यू पढ़ने से पहले आप एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर समझ लो। आप लोग जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो सेल का तो बना हुआ होगा, ऐसी बात है या नहीं? सेल का बना हुआ होगा ना, ये मैंने सेल दिखा दी। फाइन। फिर सेल्स जो हैं उनके ग्रुप बनाने से, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो ये मैंने सिमिलर सेल्स दिखा दी, टिश्यू दिखा दिया, ठीक है? ओके, चलो उसके बाद कुछ टिश्यूज़ मिलकर के क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। कई टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बना देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है, तो स्टमक एक ऑर्गन है, अंग है। ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग, ठीक है, बॉडी पार्ट। तो ऐसे ही ये एक ऑर्गन ना, ओके। तो ये इसमें कई सारे टिश्यूज़ आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको एपिथेलियम भी मिलेगा, आपको मस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा, तो कई टिश्यू मिलेंगे, इसलिए ऑर्गन। फाइन। और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो आप, कई सारे ऑर्गन्स हैं, नहीं है? माउथ से शुरू होता है, उसके बाद फेनिक्स, ईजोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है, देन रेक्टम एनस। तो आप देखो इतने सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो इतने सारे ऑर्गन्स को मिला करके क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। लेकिन एजेंडा एक ही है सबका, क्या? डाइजेशन, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बीच में स्टमक ने हार्ट का काम करना शुरू कर दिया, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। एजेंडा एक ही है, डाइजेशन ही करना है सबको। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स अगर होंगे बॉडी के अंदर तो बन जाएगी एक बॉडी, ठीक है, बॉडी बन जाएगी। ओके, तो ये एक मैंने आप लोगों को बताया बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल्स के ग्रुप से ही टिश्यू बनता है, ऐसे ही टिश्यू के कॉम्बिनेशन से, कई सारे टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी। ओके, तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लो। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। यहाँ लिख लेना बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके क्लास, इसे कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लांट टिश्यूज़। ये चीज़ मैंने आपको एनिमल में बताई है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। प्लांट में भी सेल है, फिर टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स, जैसे कि लीव्स बन गई, स्टेम बन गई, ये सब ऑर्गन्स ही हैं, ठीक है। और फिर ऐसे उनका अपना एक जो सिस्टम है, जैसे शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, वो जनरेट हो गया, फिर बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी बन गई। ओके, तो ऐसा ना समझे बस एनिमल में ही होता है। तो मेक अ बिग हेडिंग, प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज। देखो भाई क्लास, अब यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ के केस में क्या है कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें कितने तरीके के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें कितने तरीके के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है ना। सेल तो हमने समझ लिया, प्लांट सेल को भी ध्यान में रख लिया पूरा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, है ना, बीच में इतना बड़ा वैक्यूल, न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही साइड में हो गया इस चक्कर में, फिर बाकी ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब पार्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो सेल तो हमने समझ लिया। अब उसी सेल के ग्रुप बनाने से, ग्रुप का पार्ट बनने से पूरा बन गया टिश्यू बन रहा है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में टिश्यूज़ कितने तरीके के होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है, क्योंकि सेल
एक तो रहती नहीं, हम यूनिसेलुलर तो है नहीं, प्लांट यूनिसेलुलर यहाँ है नहीं, मल्टी सेलुलर है, तो इसलिए हमें टिश्यूज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, सेल तो हमने समझ लिया। देखो अब प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं, ये अभी कुछ भी मत लिखना आप लोग, पहले समझ लीजिए, टाइम दिया जाएगा लिखने का। तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, देखो पहले समझ लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं कोई प्लांट दिखा दूँ, ठीक है, ये है ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, रूट सिस्टम, ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में आप लोग देखो, यहाँ पर आपको दो तरीके के टिश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ कैसे मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक, कुछ कैसे मिलेंगे, परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने का मतलब जैसे सपोज ये कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल इस टिश्यू का पार्ट है। ठीक, तो मैंने ग्रुप बना दिया, यहाँ पर हमने एक सेल कंसिडर कर ली, तो ये सेल अब सिर्फ डिवीजन करती है और कुछ नहीं करती। फिर ये दो सेल्स बनाई, ये दो सेल फिर फर्दर डिवाइड करेंगी, फिर फर्दर डिवीजन होगा। तो ऐसे करते करते मतलब इस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं वो सिर्फ डिवीजन करती हैं। चाहे ये सेल ले लो, चाहे वो सेल ले लो, चाहे ये सेल ले लो, कोई सी भी सेल ले लो, ये सिर्फ डिवाइड करती हैं और कोई काम नहीं करती। तो ऐसी सेल्स को आप बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। वो सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं प्लांट बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट बॉडी में, उन्हें आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। और उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो पूरा ग्रुप है उसको ही आप क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप देख रहे हैं सारी सेल्स सिमिलर भी हैं और इनका फंक्शन भी एक है। क्या फंक्शन है, क्या कॉमन फंक्शन है, डिवीजन, सिर्फ डिवाइड करना है। इसीलिए ये सेल्स का जो ग्रुप बना उसे आपने क्या बोल दिया, टिश्यू। ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आई। तो टिश्यू किस बेसिस पर बोला और मेरिस्टेमेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग। फाइन, तो ये सिर्फ डिवीजन करती हैं, उन सेल्स को आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। आप देखो, आप जैसे कोई सीड है, उसको आप मिट्टी में जब बोते हो, सो करते हो, तो आप देखते हो नई प्लांट बॉडी जनरेट हो जाती है। तो ये जो नई प्लांट बॉडी जनरेट हुई है, ये नई प्लांट बॉडी कैसे जनरेट हुई, सेल्स ने डिवीजन किया होगा। भाई हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। हम लोग के केस में क्या होता है, स्पर्म और ओवम, इनके फ्यूजन से जायगोट बनता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो जायगोट से आज हम इतने बड़े कैसे बन गए, हाँ, पहले हम भी कभी जायगोट थे, हाँ, तो आज जायगोट से हम इतने बड़े कैसे बन गए, सेल ने डिवाइड किया, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ये सब हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन में याद होगा। ठीक है, और तो सेल के डिवीजन करने से आज हम इतने मतलब इतनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ऐसा है ना। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होती है। तो ऐसी प्लांट बॉडी में भी जब सीड से इतना बड़ा प्लांट जनरेट हो जाता है, आप देखो आपने मैंगो की सीड सो करी और इतना मैंगो ट्री कई टाइम बाद बन गया। तो एक छोटी सी सीड में जो भी सेल्स थी उन्होंने डिवाइड करना शुरू करा, फिर प्लांट बॉडी में और फर्दर हुआ और डिवीजन हुआ और नई प्लांट बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई। तो बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके ग्रोथ करवाती हैं। ठीक है, तो ये प्लांट बॉडी में जगह जगह प्रेजेंट नहीं होती, ऐसा मत समझना ये हर जगह प्रेजेंट होंगी, ऐसे तो हर पार्ट ग्रो करेगा नहीं, ये स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल रूट है, तो रूट में भी जैसे टिप पर प्रेजेंट है, टिप समझते हो ना, जैसे ये पेन है तो पेन की बिल्कुल टिप, तो ऐसे ही टिप पर प्रेजेंट है। टिप को ही आप एपेक्स भी बोल देते हो।
तो चाहे आप टिप बोलो चाहे आप एपेक्स बोलो, ऐसे ही शूट की टिप पर प्रेजेंट है। बात समझ में आई? शूट एपेक्स शूट की टिप पे प्रेजेंट है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जगह जगह प्रेजेंट नहीं होते, पर्टिकुलर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। तो पर्टिकुलर जगह मैंने आपको बताई एपेक्स पे प्रेजेंट होगी, चाहे वो रूट की एपेक्स पे हो चाहे वो शूट की एपेक्स पर हो। तो अगर वो एपेक्स पर प्रेजेंट है तो आपने उसको क्या बोल दिया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल वर्ड आया एपेक्स से, ठीक है। तो एपेक्स पर प्रेजेंट अगर ये टिश्यूज हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने वाले, तो उस टिश्यू को आपने क्या बोल दिया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतनी बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ कि ये जो रूट्स की लेंथ बढ़ती है ना, या ये स्टेम की हाइट बढ़ती है, इसके पीछे फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? कौन हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ शूट एपेक्स पर, यहाँ पर रूट पे, तो इस वजह से इनकी लेंथ और इसकी हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए, लेंथ बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतनी बात समझ में आई? फिर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो जो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ठीक है, ये इसकी आउटर कवरिंग जिसको आप बार्क बोल देते हो, ठीक है। तो देखा है ना सब लोगों ने, ट्रंक वाला पार्ट देखा है, वुडी सा जो होता है। तो ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, इस ट्रंक वाले पार्ट में जो ये बाहर की तरफ वुडी सा पार्ट है, लकड़ी सी जो है, उस लकड़ी के ठीक अंदर, ठीक है, उसके ठीक इनसाइड, डायग्राम थोड़ा थोड़ा 3D में आप लोग इमेजिन करो कि ट्रंक है, ट्रंक की जो आउटर लेयर है उसकी ठीक अंदर की साइड पर, मैं अगर 2D में दिखाऊं तो मैं इस तरीके से दिखा पाऊंगी कि ये हो गया ट्रंक, इसके अंदर की साइड पर, ठीक है। कौन से टिश्यूज आते हैं? ये आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, लेटरल नाम में ही लेटरल है, लेटरल का मतलब होता है साइड, तो एक तरीके से साइड में ही दिखाए जा रहे हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं, डायामीटर बढ़ाते हैं। मतलब आप देखते हो ना, अभी तो ये इतना पतला स्टेम है, होता है, देखा है ना अभी प्लांट आप लोगों ने कितना पतला स्टेम होता है उसका, लेकिन जब वो ट्री में कन्वर्ट हो रहा होता है तब भी क्या इतना पतला स्टेम रहेगा? तब तो थोड़ा डायामीटर बढ़ेगा ना। तो ये डायामीटर बढ़ाने का काम, गर्थ बढ़ाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। तो प्लांट की हाइट, रूट की लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ये सब बढ़ाने का काम जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही करते हैं। ओके, बात समझ में आई? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो आपको बताए, ये वो टिश्यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना जानते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ होती है, ठीक। अगर ये एपिक्स पर प्रेजेंट है ये टिश्यू तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, अगर ये बार्क से ठीक अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। दोनों का यूज़ आपको बता दिया। कोई प्लांट की हाइट बढ़ाने में मदद करेगा, दूसरा क्या करवाने में मदद करेगा? प्लांट का डायमीटर बढ़वाने में मदद करेगा। ओके क्लास, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के सिलेबस में शायद मेंशन नहीं है, एक तीसरी कैटेगरी और होती है इंटर कैलरी, ठीक है। यहाँ अभी लिखो मत कुछ भी, यहाँ पर हो गया लेटरल और ये तीसरा हो गया इंटर कैलरी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटर कैलरी। इंटर कैलरी जो होते हैं ये भी एक तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इंटर मतलब बिटवीन टू, तो दो चीज़ों के बीच में अगर कोई टिश्यू आ रहा है तो इंटर कैलरी, ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो परमानेंट टिश्यू के बीच में आता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप ऐसे कंसिडर मत करना जैसे ये एक परमानेंट टिश्यू आ गया, परमानेंट टिश्यू अभी बताएंगे क्या होता है, ये दूसरा परमानेंट टिश्यू आ गया, ठीक है। इनके बीच में जो टिश्यू आता है दैट इज इंटर कैलरी। ओके, तो इंटर कैलरी टिश्यू लीफ वगैरह की रिपेयरिंग में भी मदद करता है कि कोई लीफ डैमेज वैमेज हो गई तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। ये अब आप लोग लिखना शुरू करो, चार्ट बनाओ प्लांट टिश्यू, इसमें एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी। परमानेंट टिश्यू,
इसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, आपके यहाँ प्रोटेक्टिव भी दे रखा है, वो मैं अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में मैं मेनली यही बता रही हूँ, प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस वाला पार्ट हम आगे देख लेंगे। तो सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्पेलिंग ध्यान से, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। फिर है कॉलेनकाइमा, COLLENCHYMA, और SCLERENCHYMA, फाइन, वो हो गया स्क्लेरेन्काइमा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में लिख लो, ये नाम तो सुन रखा होगा आप लोगों ने, जाइलम और फ्लोएम। ओके क्लास, जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीटेड। चलो अब अगले यहाँ पर आप लोग हेडिंग बनाओ, नंबर 1 कैपिटल ए करके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझा दिए हैं, बस लिखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The tissue which divides, redivides continuously. The tissue which divides continuously, called meristematic tissue. ठीक, इन प्लांट बॉडी डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स को आप अंडरलाइन करेंगे। इन प्लांट बॉडी एट सर्टेन रीजन्स, सर्टेन रीजन्स, भाई सब जगह थोड़ी ना प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भी आप लोगों को पता है, पर्टिकुलर जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं। So in plant body at certain regions, meristematic tissue are found. Such regions are called, इन जगहों को क्या बोलेंगे, called मेरिस्टम, इन जगह को बोलेंगे मेरिस्टम, ठीक है। और इस जगह में जो टिश्यू आएंगे उसे बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फाइन। ये रहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी हर एक सेल को क्या बोलेंगे भाई, कौन से सेल के मिलके बने हैं ये, कंपोज्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ये अब आप लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट बॉडी है, डायग्राम ज़रूर बनाएं। ये हो गया रूट सिस्टम, ये है लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट को आप लोग, ये पार्ट क्या कहलाएगा, मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, क्योंकि शूट में आ रहा है ये रीज़न, ठीक है। ऐसे यहाँ दिखा सकते हैं, रूट मेरिस्टम, मेरिस्टम मतलब वो जगह जहाँ पर कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हो गया शूट मेरिस्टम, ये हो गया रूट मेरिस्टम, ओके। तो यहाँ पर कुछ सेल्स आ रही होंगी, ये सेल्स दिखा दो ऐसे डिवाइड होते हुए।
तो इसकी एक सेल को आप क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, और इसको आप क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, चलो इसे कंप्लीट करो। आगे लिखेंगे इसके बाद। तो मैंने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता दिया, मेरिस्टम बताया। आगे सब हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही चल रहा है अभी। सब हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई टिश्यू दे दिया जाए, प्लांट बॉडी में से निकाल के कोई टिश्यू दे दिया जाए, ठीक है, और माइक्रोस्कोप में लगा दिया जाए और फिर बोले कोई कि ज़रा बताओ ये कौन सी सेल्स हैं। ठीक है, ये जाइलम की सेल्स हैं, फ्लोएम की सेल्स हैं, पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, बताइए। तो कैसे बताएंगे, कोई पहचान तो होनी चाहिए ना कि देखते समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो वो जो आइडेंटिटी है, वो जो पहचान है, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम देखते ही बता दें कि ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो उसमें नंबर 1 पहला तो दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, ये आपको डिवीजन की फेज में मिलेंगी, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस होगा। डेंस क्यों होगा, देखो ज़रा समझ लो पहले। जैसे ये सेल है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा ये काफ़ी डेंस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे डिवाइड करके 2 सेल्स बनाना है। तो 2 सेल को कुछ देने के लिए पहले इसके पास तो कंटेंट हो। अब इसके पास एक कंटेंट नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, दोनों सेल्स को क्या देगी, खाली सामान तो नहीं देना ना, कुछ ना कुछ देना है उसके अंदर। तो इसीलिए इसका खुद का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। तो डेंस आपको अलग ही देखने को, देखते ही पता चल जाएगा कोई चीज़ कितनी डेंस है। जैसे आप लोग शहद देखते हो कितना डेंस होता है, विस्कस होता है, तो बहुत हाई विस्कोसिटी वाली चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका। दूसरा वैक्यूल, नॉट प्रेजेंट या नॉट फाउंड। वैक्यूल आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्यों भाई, वैक्यूल आप लोग जानते हो ना, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है कि नहीं, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है ना। तो ये जो वैक्यूल है ये आपको मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, क्योंकि खुद सोचो इसे डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करना है तो ये वैक्यूल हिंड्रेंस पैदा करेगा कि नहीं करेगा, एक रुकावट पैदा करेगा ना, एक बाधा पैदा करेगा। इस सेल को तो डिवाइड करना है, डिवाइड करके 2 बनाना है, तो ये ज़बरदस्ती की एक हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो इसलिए वैक्यूल का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ में कि सेल के अंदर वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है। इनको काय बात की स्टोरेज करनी है, इन्हें तो बस डिवीजन करना है, इन्हें तो कुछ और करना नहीं, इन्हें बस डिवीजन करना है। देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टोरेज, इसीलिए वैक्यूल की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती। ठीक है, तो वैक्यूल नॉट फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, इन मेरिस्टेमेटिक सेल। क्यों, बिकॉज ऑफ नो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए। सेकेंडली लिखना चाहे लिख सकते हैं, सेकेंडली वैक्यूल causes hindrance in division। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और एक लिखना चाहो, सेल वॉल थिन मिलेगी। सेल वॉल ज़्यादा डेंस मोटी नहीं होती, क्योंकि जब डिवीजन ही करना है, लगातार डिवीजन करना है, तो
सेल वॉल थिन रखने में ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ डिवाइड होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ थिन मिलेगी आपको। मतलब अगर आप सेल माइक्रोस्कोप में इनकी देखो तो एक तो हो गई इतनी मोटी तगड़ी सेल वॉल, है ना, और एक हो गई कुछ इस तरीके से सेल वॉल। तो आप लोग देखते बता दो कि थिन किसकी है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए आप लोग बता सकते हैं कि ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है नेचर में। चलो, तो ये भी हो गया। अब आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन, ये लिखिए भाई। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और दूसरे क्या बताए थे, परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एपिकल में लिखो फाउंड एट एपेक्स, मतलब टिप, ठीक है, टिप ऑफ प्लांट बॉडी। जैसे कि रूट एपेक्स और दूसरा हो गया शूट एपेक्स, ये वहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट फंक्शन क्या है इनका, लोकेशन तो बता दी, फंक्शन क्या है। ये पहला पॉइंट लोकेशन का था, इसलिए फाउंड से शुरू हुआ है। लोकेशन कहाँ, फंक्शन क्या है, इंक्रीजेस प्लांट हाइट, increases plant height and root length, ठीक है। तो प्लांट की हाइट और रूट की लेंथ बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर लेटरल में लिखो, हाँ जी, इसकी लोकेशन फाउंड बिलो द बार्क, ये बार्क से ठीक नीचे, ठीक है। बार्क आपको बताया कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके ठीक अंदर, बिलो द बार्क। दूसरा, इसको आप कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने जहाँ लेटरल लिखा है ना, यहाँ और करके इसका एक और नाम लिख लेना, कैम्बियम, CAMBIUM, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं, CAMBIUM। फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या लिखेंगे, प्लांट हाइट एंड रूट लेंथ, तो यहाँ इसका फंक्शन हो गया इंक्रीजेस डायामीटर, डायामीटर ब्रैकेट में गर्थ। ये आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपको लिखवाया जा रहा है फ्लो चार्ट में, ठीक है, याद करने में आसानी रहती है। रूट एपेक्स को ये सर्कल कर दो, इंक्रीजेस डायामीटर गर्थ ऑफ प्लांट, फाइन। और इंटर कैलोरी में प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज़, तो ये परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में मिलता है। ठीक है, बाकी लीफ रिपेयरिंग वगैरह में इसका फंक्शन रहता है इंटर कैलोरी का। ये लिख लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारा, ये हो गया है कंप्लीट। हाँ जी, डन। चलो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी, ठीक है। ये आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है तो बिल्कुल दिखा दो ताकि याद रखना इजी हो। एक डायग्राम इस तरीके से दिखाओ, ये हो गया, ठीक है।
बिलो द बार्क, ये हो गया जैसे बार्क है, ये रफ स्केच है भाई, ठीक है, ये सिर्फ आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं एग्ज़ाम वगैरह में बनाना है। तो ये आउटर मोस्ट हो गया बार्क, बार्क से ठीक नीचे लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। देन यहाँ पर आप लोग दिखा लो, ये है इंटरनोड। देखो जिस जगह से लीफ अराइज करती है स्टेम का वो रीज़न जहाँ से लीफ अराइज कर रही है, जैसे यहाँ से अराइज कर रही है, ऐसे यहाँ से अराइज कर रही है, तो उस जगह को आप क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है, उस पार्ट को बोलते हैं नोड, जिस जगह से लीफ अराइज कर रही है। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको आप बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरनोड। इंटर मतलब बिटवीन टू, तो दो नोड्स के बीच का स्थान इज कॉल्ड इंटरनोड, फाइन। तो इंटरनोड पर ही क्या प्रेजेंट होगा, ये इंटरनोड है, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ दिखा देना इंटरकैलरी, इंटरकैलरी टिश्यू यहीं मिलता है परमानेंट टिश्यूज़ के आसपास, तो यहाँ दिखा दो, ये है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, ठीक है, ये इंटरकैलरी, ये लेटरल सर्कल में स्कोप आप लोग दिखा दो। और एपिकल मेरिस्टम पता ही है, वो तो बिल्कुल एपेक्स में होगा, ठीक है। डन। इसके बाद नेक्स्ट अगली हेडिंग बनाइए, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज। हाँ जी क्लास, अब समझते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो तो परमानेंट टिश्यू जो है नाम में ही है परमानेंट, है कि नहीं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट बॉडी, अभी कुछ भी नहीं बनाना, सब पहले लिखेंगे, सॉरी पहले समझेंगे। ये हो गई लीफ, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसलिए इसको दिखा दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले समझ लीजिए। देखिए अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये जो सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही है, तो अगर कोई सेल डिवाइड ही करती रहेगी तो फिर फंक्शन कब परफॉर्म करेगी, उसे फोटोसिंथेसिस भी करना है, उसे फूड, उसे एब्जॉर्प्शन भी करना है, सॉइल से वाटर भी लेना है, मिनरल्स भी लेने हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराना है, मतलब प्लांट बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं बस डिवीजन ही डिवीजन करते जाओ, कुछ ना काम तो करना ही पड़ेगा ना सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। हमारी बॉडी जैसे डाइजेशन करती है, रेस्पिरेशन करती है, अगर ये ना हो तो हम लोग क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन प्लांट के साथ भी है, तो अगर डिवीजन ही चलता रहेगा तो लाइफ कैसे चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनमें से कुछ सेल्स, जैसे मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई, तो कुछ सेल्स जो होती हैं वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, ये वाली सेल मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये सेल जब अपना मतलब डिसीजन ले ले कि मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन अब परफॉर्म करूँगी, नाउ आई विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन, वेदर फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन या और एनीथिंग एल्स, कुछ भी, मतलब इस तरीके से वो फंक्शन अगर अपने डिसाइड कर लेती है तो इट बिकम्स परमानेंट, ठीक है। कुछ इसके जीन्स में चेंज आ जाएंगे और वो फिर परमानेंट बन जाएगी, ठीक। तो इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई डिवाइडिंग सेल जब कमिट हो जाती है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपना शेप चेंज कर लेती है, साइज़ चेंज कर लेती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल कमिट कर लेती है, निर्धारित कर लेती है खुद को, तो उस प्रोसेस को आप डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन के बाद ये जो सेल बनी
इसे ही आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब कमिटेड सेल, ये कमिट है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर ये फोटोसिंथेसिस के लिए बनी है तो ये फोटोसिंथेसिस ही करेगी। अगर आप अब इससे बोलें सॉइल में जाकर के रूट एब्जॉर्ब करो तो ये वो नहीं कर पाएगी। गेटिंग? ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड सेल जो है ये बहुत कमिटेड सेल होती है, और ये बनती किससे है, कौन सी सेल से बनती है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनती है। और कौन से प्रोसेस से बनती है, डिफरेंशिएशन से बनती है। तो कोई भी प्लांट बॉडी है उसमें जहाँ जहाँ मेरिस्टम, मैंने आप लोगों को बताए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो भी सेल्स हैं वो डिवाइड कर करके किस में कन्वर्ट होती रहती हैं, परमानेंट में। ठीक है, कुछ कन्वर्ट होती है, सारी नहीं कन्वर्ट होगी, क्योंकि डिवीजन के लिए भी तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए ना, सेल सारी कन्वर्ट करा दोगे तो फिर क्या। और डिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन नहीं करती, ये सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल जो है कोई भी या तो वो डिवीजन करेगी या फिर वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो अगर वो डिवीजन कर रही है तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, और अगर वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो डिवीजन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल डिफरेंशिएटेड हो गई। डिफरेंशिएटेड मीन्स इट can't perform it can't do any kind of division. ओके, तो इसी को ही आप डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, इसी को ही आप परमानेंट सेल बोलते हैं। तो यही डिफरेंशिएटेड सेल जो है बहुत सारी जब आ जाएंगी और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, सपोज फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, परमानेंट टिश्यू। सपोज ये सेल्स हैं, दूसरा एग्जांपल लो, ये फंक्शन कर रही है पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने का, तो फिर आपने इसको क्या बोल दिया, परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से होता है। क्लियर? तो आपने अभी हेडिंग बनाई थी परमानेंट टिश्यू, अब उसमें ज़रा ये बेसिक सी बातें लिख लो, डिटेल्स तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। राइट डाउन। परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ ये है मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाई। डिफरेंशिएशन प्रोसेस के ज़रिए ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई, या फिर इसी को ही आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, तो इन्हीं के ग्रुप से क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू फॉर्म ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल फॉर्म परमानेंट टिश्यू। ग्रुप को ही तो बोलेंगे ना टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। आगे लिखेंगे द टिश्यू which lost their capability to divide and perform a particular function, कॉमा डाल के, called permanent tissue, called permanent tissue, lost their capability to divide। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं, यानी कि परमानेंट सेल्स, दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकती। डिवाइड सिर्फ कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर आपको नई परमानेंट सेल्स चाहिए, नई सेल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो किससे कांटेक्ट करो, मेरिस्टेमेटिक सेल से। ठीक है, द टिश्यू विच लॉस देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, कॉमा डाल के लिखेंगे, कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। आगे डिफरेंशिएशन
एक लाइन छोड़ के लिखना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल is specialized मतलब commit to commit, ठीक है। when meristematic cell is specialized to do a particular function कॉमा डाल के process is called differentiation, process is called differentiation। कंप्लीट करिए भाई इसको। ठीक है क्लास, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ डिवाइड करने के लिए है प्लांट में, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अगर डैमेज हो जाते हैं, नए परमानेंट टिश्यू चाहिए, तो फिर किससे हमें डील करना पड़ेगा, किसको बोलना पड़ेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। वही डिवाइड करेंगे और सेल्स बनाएंगे, और फिर वो सेल्स कौन सा प्रोसेस शो करेंगी, डिफ्रेंसिएशन, और क्या बन जाएगा, परमानेंट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। परमानेंट टिश्यू आपको बता दिए, ये डिवाइड कभी नहीं करेंगे, इसलिए लिखा लॉस देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। और डिफ्रेंसिएशन आपको बता दिया, जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाए, कमिट कर लें टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। ओके, कंप्लीटेड। अब आगे बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। ओके, तो ये आप लोग चार्ट बनाओ, परमानेंट टिश्यूज बनवा दिया गया है। वैसे तो यही अब डिटेल में पढ़ना है, सिंपल और दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यू जिसमें एक तरीके की सेल्स आए, सारी सेल्स एक तरीके की हैं, आप देख रहे हैं सारी सेल्स एक जैसी दिखाई हैं, तो ऐसे को आपने क्या बोल दिया, सिंपल। और जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स आए लेकिन फंक्शन एक ही हो, सारी सेल्स अगर एक जैसी हैं, वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आए, मान लो कोई सेल इस तरीके की है ना, कोई सेल किसी और तरीके की है, इस तरीके की, तो वहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ लिख लीजिए सिंपल टिश्यू, द टिश्यू which is made up of one type of cells। सेल्स सारी एक जैसी हैं, ठीक है, फंक्शन एक है, टिश्यू है तो फंक्शन कॉमन नहीं होगा। ओके, द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल कॉल्ड सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यूज। और यहाँ पर द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कॉमा डाल के, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया, यहाँ सारी सेल्स एक जैसी हैं, यहाँ सारी सेल्स अलग अलग होंगी, लेकिन फंक्शन एक ही होगा। तो यहाँ आप लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगले डन पे कवर अप करवा दिया जाएगा। सेल्स भले ही अलग अलग हो लेकिन फंक्शन कॉमन होगा, तभी टिश्यू है। ओके, तो अगली क्लास के लिए आप लोग हेडिंग बनाकर छोड़ दो, हमें नंबर 1 पढ़ना है, रोमन्स में डाल दो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।